बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले एक दो दिन से हमारी सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफाई कर दिया कि जो पंजाब के जनरल इलेक्शन थे, जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात थे, उनको मुलतवी कर दिया गया है। अब उसके लिए जो वजूहात बयान की गई हैं, वो वजूहात बादिउन नज़र में आपको बड़ी मुनासिब लगती हैं। उसमें सबसे पहली वजह ये है कि पुलिस ने एक ब्रीफिंग दी और पुलिस ने उसमें जितने भी पंजाब के अंदर वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, और जो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से सर उठा रही है और पुलिस मुकाबले काफ़ी हुए हैं, तो उसके लिए पुलिस ने इससे माज़रत कर ली कि वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि मौजूदा जो सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल है वो कोई इतनी खातिर खा अच्छी नहीं। दूसरा, GHQ से जब रब्ता किया गया तो फ़ौज ने भी दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला देते हुए, अभी आपको याद होगा कि तकरीबन 2 दिन पहले जो ब्रिगेडियर बरकी हैं उनकी शहादत जो है वो हुई है और उनकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई है, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या। तो इन्हीं वाक़यात को बुनियाद बना के फ़ौज ने भी सिक्योरिटी देने से माज़रत कर ली। उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा जनाब कि हमारे पास तो, चूँकि हम लोग तो IMF के साथ अभी हमारी डील ही नहीं हो सकी और मुल्की माशी सूरत हाल जो है और जो माली हालात हैं वो सबके सामने है, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं। तो इन हालात में हम 2 मरतबा एक ही साल में, ज़ाहिर है ये अरबों रुपए का ख़र्च है, तो हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम लोग इसके लिए वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो पैसे या फ़ंड्स जारी नहीं कर सकती जिसकी मालियत अरबों रुपयों में है। अब इन तीनों बातों को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो पंजाब के अंदर हैं उनको मुलतवी कर दिया है और उनको 8 अक्टूबर 2023 की जो तारीख़ है उन तक ले गए हैं, और ये तारीख़ दे दी है कि अब ये इंतखाबात जो हैं वो 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह होंगे। इससे एक दिन पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की स्टेटमेंट दी थी, और वो ये थी कि इलेक्शन के मामले में चीफ़ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मदाखलत करेगी। अब सोचने की बात यह है कि आइन के अंदर जो दिन दर्ज हैं, जो वक्फ़ा दर्ज है वो 90 दिन का है, और ये 90 दिन 8 अप्रैल को पूरे हो जाते हैं। तो 8 अप्रैल तक तो आइन आपको इजाज़त देता है कि आपने हर हाल में जो है वो इंतखाबात करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 30 अप्रैल की डेट दे चुकी है। गोया वो जो मुकद्दस हल्का था 8 अप्रैल वाला, 90 दिन वाला, उसको तो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे खुद ही आगे लेके चली गई थी। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि क्या कोई आइनी गुंजाइश मौजूद है या कानून के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जैसा फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मुलतवी करने का दिया है, इसके ख़िलाफ़ कुछ हो नहीं सकता। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी जज के मातहत नहीं है। गोया सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एज अ सब ऑर्डिनेट हुक्म जारी नहीं कर सकती, ये एक कानूनी नुक्ता है। दूसरी चीज़ ये कि जो फ़ैसला दिया गया है उसमें जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, मतलब पहले मैं उस फ़ैसले की तरफ आता हूँ। एक फ़ैसला तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेयर एज़ की सीरीज़ के साथ दिया, और जिसका लुबे-लुबाब ये है कि इलेक्शन इन 3 वजूहात की बुनियाद पे मुलतवी किए जाते हैं और अब ये 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन इससे पहले वो फ़ैसला कि जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला है जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। उसका पैराग्राफ नंबर 14 जो है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें कुछ ऐसे कानूनी नुकात और क्लाज़ेज़ का इस्तेमाल करके खुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब ने एक कानूनी गुंजाइश या एक रास्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए रख दिया, और वो ये कि असूली तौर पे तो आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। लेकिन अगर किसी वजह से या किसी भी ऐसी वजह जो कि बड़ी ऑथेंटिक हो, आप ये इंतखाबात नहीं करा पाते, तो फिर आप सदर के साथ मुशावरत से कोई नई तारीख तय कर लें। तो ये तो वो चीज़ है जो ऑलरेडी हमारी इलेक्शन कमीशन कर चुकी है, और वो उसकी बड़ी खालिस वजूहात भी बयान कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि वो जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें आर्मी है और जिसमें वजारत ख़जाना है, उनको तलब कर सकती है और उनसे अपनी राय ले सकती है और पूछ सकती है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ने आपका हवाला कोर्ट करके इंतखाबात से माज़रत की है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पुलिस, आर्मी और वजारत ख़जाना जो है वो सीधी-सीधी इस मामले में तस्दीक कर देगी और माज़रत कर देगी कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि हम इलेक्शन के लिए और ख़ास तौर पे पंजाब के ये जनरल इलेक्शन के लिए साथ दे सकें। अब इसमें अगली सूरत क्या होगी? चूँकि ये सींगों की लड़ाई है और सींग आपस में जोड़े गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप यानी कि सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बैक जुम्बश कलम एक ऑर्डर के ज़रिए नहीं हटा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ओहदे से हटाने का यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है और वो ये कहती है कि ये सारा कुछ सिकंदर सुल्तान राजा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी वजह से हो रहा है और उसमें उनकी बदनीयती या बददियानती शामिल है और वो इलेक्शन नहीं होने दे पा रहे, तो उसमें वो एक आर्डर के ज़रिए उनको इसलिए नहीं हटा सकती जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी अदालत के मातहत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो केस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुका है और उन पे बड़े मुबैना तौर पे संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है जो उस पे इंक्वायरी करेगी और फिर उस पे एक बेंच बैठेगा और वो बेंच एक फ़ैसला देगा। अब मज़े की बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर फ़र्ज़ किया कि ये मामला चला जाता है और इस मामले की बुनियाद पे वहाँ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात की जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वोट्स चाहिए और उन वोट देने वालों में कौन है? जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब, फिर हमारे जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के। तो वहाँ कोई बात बनती नज़र नहीं आएगी क्योंकि अब तो ये बात बड़ी ओपन है और ज़बान ज़द-आम है कि इन मुअज़्ज़ज़ जो हमारे जस्टिस हैं, जो जजेस हैं, आपस में इनकी जो नाराज़गियाँ हैं और जिस तरह से ये एक दूसरे को आगे नहीं आने दे रहे, तो वो क्यों कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में वोट देंगे या फैसला करेंगे जिसकी बुनियाद पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सके। दूसरी चीज़ ये कि पीटीआई ने जो इतना ज़्यादा शोर मचा रखा है, ये बिल्कुल आप अगर चंद महीने पहले चले जाएं तो पहले जो शोर था जिसमें पीटीआई ये कहती थी कि एक्सटेंशन दी जाए बाजवा को और जनरल आसिम मुनीर को ना लाया जाए, उसकी वजह यही थी कि जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ की सूरत में अगर क़यादत पाकिस्तान को मैसर होती, जो कि हो चुकी है, तो पीटीआई को अपनी एक सियासी मौत मुबैना तौर पे नज़र आ रही थी। वो तो हो गया और उसके आगे कोई बंद नहीं बांधा जा सका। अब ले दे के पीटीआई के पास कानूनी तौर पे जो एक सहारा मौजूद है वो है अदालतें और इमरान खान साहब बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमें पाकिस्तान की अदलिया से बड़ी उम्मीद है। वो उम्मीद बुनियादी तौर पे क्या है? वो उम्मीद यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूँकि उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा समझी जाती हैं मुबैना तौर पे, तो पीटीआई ये चाहती है कि ये इलेक्शन उनके होते हुए हो जाए ताकि वो आसानी से इक़्तिदार में आ सकें। दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें, जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है, वो इसके मुखालिफ चाहता है। अब सितंबर का महीना जो है नाज़रीन वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सितंबर के महीने में मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो घर चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और आईनी तौर पे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी की मुद्दत भी सितंबर के महीने में पूरी हो जाती है, गोया उन्होंने घर चले जाना है। अलबत्ता उसमें एक नुक्ता ये ज़रूर मौजूद है कि चूँकि इस वक्त पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है और निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, सो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने की वजह से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो एक्सटेंड करेंगे जब तक कि ये जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते और उसके बाद फिर आईनी तरीके से उनको रुखसत करके एक नए सदर मुमलिकत को लाया जाएगा। जस्टिस उमर अताब बंदयाल के सितंबर में रिटायर होने के बाद
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए जो शख्स इस वक्त मौजूद हैं, उनका नाम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की क्रेडिबिलिटी, उनकी ईमानदारी, उनके रोशन और ताबनाक कैरियर के ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल उसी तरीके से कबूल नहीं है जैसे जनरल आसिम मुनीर कबूल नहीं थे। जैसे जनरल आसिम मुनीर को पीटीआई ने डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा दिया था, जबकि उन्होंने मुबैना तौर पे पीटीआई ही की फैमिली की करप्शन खान साहब के सामने रखी थी। बिल्कुल इसी तरीके से माजी करीब में पीटीआई ने जो सलूक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फैमिली के साथ किया, वो सबको मालूम है और इसी बात का खौफ पीटीआई को है। सो पीटीआई बादी नज़र में अब अपने ही बिछाए गए इस जाल में फंस चुकी है और इसी बुनियाद पे पंजाब के सबसे बड़े डाकू के बेटे यानी पंजाब के दूसरे बड़े डाकू, वो जो जहाज़ में गंदम के पैसे भर के बाहर लेके बैठा हुआ है, मोनस इलाही, उसने एक बड़ा मज़हका खेज़ ट्वीट की है और वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। वो कोई अच्छे अल्फाज नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो आम हो गए हैं, तो मोनस इलाही ने ट्वीट किया है, होर चूपो। होर चूपो का मतलब ये है कि हमने आपको कहा था कि खान साहब ये असम्बलियाँ ना तोड़ें, इस तरह आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, लेकिन आपने अपनी ही अना और अपनी ही जिद में आके ये काम कर दिया, तो अब होर चूपो। इसके साथ साथ तकरीबन तारीख में 5वीं या 6ठी मरतबा इमरान खान साहब ने दोबारा एक थ्योरी को रिक्रिएट किया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये थ्योरी पहले अमेरिका के हवाले से भी इमरान खान साहब बयान कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह के हवाले से भी इस थ्योरी को अवाम के सामने रख चुके हैं। आसिफ जरदारी पे तो बाकायदा तौर पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि बदर नाम का एक गांव जो कि साबका फाटा के इलाकों में है, वहाँ के किराए के उजरती कातलों को आसिफ जरदारी की तरफ से पेमेंट भी की जा चुकी है कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाए। और अब आके खान साहब जब लास्ट टाइम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरे किसी जानने वाले ने आंखों से इशारा कर दिया था कि यहाँ से भाग जाओ, अदालत के अंदर मत आओ, यहाँ पे 20 लोग हैं जो तुम्हें कत्ल करने के लिए आए हुए हैं। वजीराबाद और जीटी रोड के ऊपर भी अपने कत्ल के बारे में पेशन गोई, बल्कि एक बड़ी पेशन गोई तो शायद मैं गलत कह गया हूँ, एक बड़े यकीन से खान साहब ने कह दिया था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और अब आके खान साहब ने दोनों आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आईजी इस्लामाबाद के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये दोनों आईजीज मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अब सिर्फ उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट जो है वो कौम से खिताब में बयान किया है कि किस तरीके से यहाँ पे पेशकदमी की जाएगी, फिर 5-6 पुलिस वालों को पुलिस ही की जानिब से कत्ल कर दिया जाएगा, फिर मेरे घर के अंदर घुसा जाएगा और फिर मुझे मार दिया जाएगा। अब जो खान साहब ने उसके लिए डेडलाइन के 2 दिन दिए थे, वो दोनों दिन तो गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब तो बखैरियत हैं, जिंदा सलामत हैं। तो या तो जैसे जरदारी साहब के मुबैना तौर पे वो पैसे जो उन्होंने उजरती कातलों को दिए थे वो ज़ाया हो गए, और अब आके अब अगर आप खान साहब से या पीटीआई वालों से पूछेंगे तो वो आपको सिंपल ये जवाब देंगे कि चूँकि हमारे खान साहब ने ये बता दिया था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो अब गवर्नमेंट जो है वो मोहतात होगी। ये असल में नाजरीन पीटीआई के चाहने वालों का और पीटीआई का मसला ये है कि वो सहाफ़ियों समेत तमाम अवाम जो पीटीआई को मुनासिब ख्याल नहीं करती, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वो बोला जाए, वो कहा जाए जो पीटीआई के हक में हो, सिर्फ वो बोला और वो कहा जाए जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल 23 मार्च को यानी कल देखने में सामने आई कि वही आईजी इस्लामाबाद कि जिनके ऊपर खान साहब अपने मुबैना होने वाले कत्ल का इल्ज़ाम लगा चुके हैं, उन्हें पीटीआई के सदर जो कि अनफॉर्चुनेटली सदर पाकिस्तान भी हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कल बाकायदा एजाज़ से नवाजा। असद उमर और फवाद चौधरी ने जब कल एक ढोलक बैठ के बजाई और उसमें उन्होंने आइन की धज्जियाँ बखेरने की बड़ी बातें की, और उस वक्त ये भूल गए कि जब कासिम सूरी यही काम पार्लियामेंट हाउस के अंदर कर रहा था, उस वक्त भी पीटीआई की जानिब से कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही थी, लेकिन वो शायद हलाल धज्जियाँ बखेरी जा रही थी। वो शायद इस वजह से जायज़ था कि वहाँ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी।
तो अब इनको कानून की धज्जियां बिखरती नजर आ रही हैं। खैर, फवाद चौधरी की क्रेडिबिलिटी क्या है और असद उमर की तारीख क्या है, ये सब जानते हैं। मगर कल असद उमर ने भी यहाँ तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कोई हक नहीं बनता था सदर साहब को कि वो आईजी इस्लामाबाद को एजाज़ या तमगे से नवाजते, लेकिन बहरहाल उन्होंने तमगे से नवाज दिया। और आखिर में गो के पंजाब के सबसे बड़े डाकू अब पीटीआई के सदर बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ के जो चपरासी के काबिल भी नहीं थे, वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं और जमात है। और वो तमाम लोग जिनके ऊपर मुग़ल्लज़ात बकी जाती रही और जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती रहीं, वो सारे इस वक्त पीटीआई का हिस्सा हैं। तो अब ये अचंभे की बात नहीं कि शेख वकास अकरम, जो कि जंग से एक पार्लियामेंटेरियन हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, शेख हैं, शालीमार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक भी हैं। पूरे पाकिस्तान में जो शालीमार की बसें भागती फिरती हैं वो उन्हीं की हैं, उनकी हक हलाल की कमाई की हैं। तो यकीनन वो किसी डील के तहत आए होंगे। दूसरी जानिब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़िलाफ़ खान साहब हैं और बकौल खान साहब के वो डिक्टेटरशिप के बड़े ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक आमिर आज़म जनरल ज़िया-उल हक शहीद के साहिबजादे मुस्लिम लीग ज़िया के बानी इजाज़ुल हक साहब भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। गोया वो भी एक ऐसी लॉन्ड्री में चले गए हैं जहाँ उनके गुनाह धुल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प शख्सियत जो कि पीटीआई में शामिल हुई है, जिसमें मैं कारकुनान को और पीटीआई के चाहने वालों को बड़ी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उस शख्सियत का नाम है जमशेद दस्ती। जमशेद दस्ती ने जो कुछ माजी में इमरान खान के बारे में कहा हुआ है, उसको आप मेरी इस वीडियो के बाद नेट पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस स्क्रीन के ऊपर उसको नहीं चला सकता, क्योंकि अगर मैं उसको चलाऊंगा तो मुझे तकरीबन उस पूरी गुफ्तगू को ही बीप करना पड़ेगा। जितनी मुग़ल्लज़ात, जितनी वाहियात, जितनी गालियाँ और जितनी लूज़ टॉक किसी शख्सियत के बारे में की जा सकती है, उससे कहीं ज़्यादा इमरान खान के बारे में जमशेद दस्ती कर चुका है। जमशेद दस्ती कोकेन और हीरोइन पीने का इल्ज़ाम भी मुबैना तौर पे इमरान खान पे लगा चुका है, और इसके अलावा और क्या कुछ है वो आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन बहरहाल जमशेद दस्ती के गले में वो पटा डाल दिया गया है, वही पटा जो इमरान खान हर आने वाले के गले में डाल देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इलेक्शन बहरहाल इस साल होते नज़र नहीं आते। और एक बात, एक र्यूमर जो है वो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में ये भी है कि 8 अक्टूबर को, क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये सारी बातें जाती भी हैं और उसमें कोई फ़ैसला लिया भी जाता है, तो इसमें 2-4 महीने लग जाएंगे और फिर ये बात कह दी जाएगी कि जनाब अब तो 8 अक्टूबर को भी 1-2 महीने रह गए, तब अक्टूबर ही में इलेक्शन होंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में जाके एमरजेंसी का ऐलान करके पीडीएम की हुकूमत को 1 या 2 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी जा सकती है। तो बादिउन नज़र में किसी भी किस्म के इंतखाबात 2023 में होते हुए नज़र नहीं आते। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी।